हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड में स्वागत है। हम लोग आज विज्ञान के दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन, जो कि अवतार का है। दूसरा चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, तो इसको हम पहले देखते हैं। पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से थोड़ा सा देखेंगे। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड्स से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, हमारा है सिरका, सिट्रिक अम्ल जिसको नींबू संतरा में पाया जाता है, तथा इमली में क्रमशः एसिटिक, सिट्रिक तथा टार्टरिक अम्ल उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और वैज्ञानिकों के सिद्धांत कुछ हैं, जैसे कि आर्हेनियस का सिद्धांत है अम्ल के बारे में। आर्हेनियस का क्या सिद्धांत है? आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित रहेगा। ये प्रश्न बनता है कि अम्लों में मुख्य रूप से कौन तत्व उपस्थित रहता है, तो हाइड्रोजन। ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्लों के बारे में देखते हैं और उसमें किस में पाया जाता है पदार्थ के बारे में अम्ल। जैसे सिरका हमारा एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल जो कि पाया जाता है। अब है अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में पहला गुण है धातुओं से अपक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे हमारा Zn+2HCl इक्वल टू ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। दूसरा है हमारा धातु कार्बोनेटों तथा हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अपक्रिया। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातुएं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। जैसे हमारा है ये क्रिया रासायनिक क्रिया दी है CaCO3 प्लस HCl इक्वल टू CaCl2 प्लस CO प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। तीसरा गुण है धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। जैसे हमारा है CaO देख रहे हैं, चूना पत्थर है, प्लस HCl क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O। कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, H2O निकलेगा उसमें से। ठीक है, अगला क्या है? अगला देखते हैं क्षार क्या, भस्म। हम लोग क्षार में दूसरा टॉपिक हमारा क्षार या भस्म इसको बोलते हैं, बेस बोलते हैं। भस्म क्या करते हैं? वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा तथा कड़वा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है, क्षारक कहलाते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये पॉइंट में याद रखना है कि लाल को नीला करते हैं। हम लोग क्या है, नीले को लाल करता है। और आर्हेनियस का सिद्धांत इसमें क्या कहता है? क्षारक वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजक अथवा आयनित होकर ऋणायन आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड OH आयन देते हैं। नोट पॉइंट है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होता। ये थोड़ा सा पॉइंट कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, इसको हम 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाकर सही क्लियर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है क्षारों का रासायनिक गुण। पहला गुण क्या है इसमें? धातुओं से अपक्रिया। वही गुण इसमें भी देखेंगे। प्रबल क्षार क्रियाशील धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें सक्रिय धातुओं के पात्र में नहीं रखा जाता है। जैसे हमारा है जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH
क्रिया करके हमारा क्या बनाता है, Na2ZnO सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस हमारी बाहर निकल जाती है। दूसरा गुण हमारा है धातुओं ऑक्साइडों से अपक्रिया। अधातुओं से अपक्रिया क्या होता है, अधातु ऑक्साइडों जैसे अम्लीय ऑक्साइड से अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जैसे CaOH का ट्वाइस बूझा चूना जिसे कहते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O जो कि जल है। अगला पॉइंट हमारा है अम्लों क्षारों के जलीय विलयन। जल की उपस्थिति में अम्ल यह चायन देते हैं परंतु वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, अतः यह चायन जल के अणुओं से संयुक्त होकर H3O आयन जिसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं का निर्माण करते हैं, H3O प्लस आयन। अतः यह कहा जा सकता है कि जलीय विलयन में H प्लस आयन या H3O प्लस आयन देते हैं। उदाहरण के लिए HCl प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस आयन प्लस क्लोरीन माइनस आयन, H आयन प्लस H2O इक्वल टू H3O प्लस आयन। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में OH ऋण आयन देते हैं। क्षार क्या देते हैं, OH ऋण आयन देते हैं हमारा। उदाहरण के लिए NaOH इक्वल टू Na प्लस आयन प्लस OH ऋण आयन टूट रहा है यहाँ, ठीक है, वियोजित अपक्रिया हो रही है। अगला टॉपिक हमारा अगला है अम्लों तथा क्षारों के मध्य अपक्रिया। अम्ल क्षारों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अम्ल का है क्षारों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की अपक्रिया को उदासीनीकरण की अपक्रिया कहा जाता है। जैसे अम्ल H हो गया, क्षार OH, इसको क्या करते हैं, लवण और जल बना लेंगे, ठीक है। ये सांकेतिक भाषा में समझाया। उदाहरण के रूप में हम लोग यहाँ देखेंगे कि HCl प्लस NaOH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl NaOH हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। एक दूसरे से क्रिया कर क्या बनाते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड नमक बना लेते हैं लवण, और H2O जल निकलता है उसमें से, ठीक है। इसी को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगला है अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता। जिन अम्लों तथा क्षारों के आयन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल आयन तथा प्रबल क्षार कहते हैं। जिसमें जो अधिक रहेगा उसको हम प्रबल कहेंगे। प्रबल मतलब शक्तिशाली। इसी प्रकार जिन अम्लों तथा क्षारों के आयन की मात्रा कम होती है उन्हें दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार कहेंगे, ठीक है। अम्ल या क्षार पर तमता का प्रभाव। किसी अम्ल या क्षार के जल के साथ अपक्रिया तनुकरण कहलाती है, जिससे प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। H3O प्लस आयन हो या OH ऋण आयन हो, ठीक है, इसके सांद्रता में कमी हो जाती है तनुता। अगला हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूचक। वे पदार्थ जिनका प्रयोग करके किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासीन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। सूचक वे होते हैं जो अम्ल और क्षार को पहचान करने में आता है, कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन पदार्थ या वो उदासीन है, क्या है, इसको हम सूचक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सूचक के प्रकार 4 प्रकार के सूचक हमारे पास उपलब्ध होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधयुक्त सूचक, चौथा सार्वत्रिक सूचक, ठीक है। तो हम देखते हैं लिटमस पेपर, फिनाइलफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज के बारे में, ये अम्ल और क्षार के साथ कैसे क्रिया करके दिखाते हैं। तो सूचक में हमारा पहला है फिनाइलफ्थलीन। फिनाइलफ्थलीन का pH मान जो होता है 8.4 से 10 होता है। pH मान से भी हम पहचान सकते हैं, pH मान से हम पहचान क्या है। तो ये
अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है, अम्लीय माध्यम में कोई रंग नहीं दिखाएगा। और क्षारीय माध्यम में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी लाल हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज याद रखेंगे सब। मेथिल ऑरेंज जो है इसका पीएच मान होता है 3.1 से 4.4 तक। अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय में पीला हो जाता है। अगला हमारा लिटमस पेपर, जो कि बहुत बार पूछा जाता है हमेशा। इसका पीएच मान हमारा होता है 5 से 6। अम्लीय में लाल होता है और क्षारीय में नीला होता है, यही हमेशा पूछता है ज़्यादा से ज़्यादा। हल्दी जो प्राकृतिक स्रोत है, इसका पीएच मान होता है 7.4 से 8.6। ये अम्ल में क्या होता है, पीला, और क्षार में लाल। ठीक है, मेथिल ऑरेंज का उल्टा होता है हल्दी सीधा। पीएच मान क्या होता है ये बारे में पढ़ लेते हैं। पीएच मान, सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को, हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। इसका ये फार्मूला, इस पर सवाल लगाते हैं, छोटे छोटे सवाल आते हैं 1 नंबर के। पीएच मान इक्वल टू होता है -log10 H आयन इक्वल टू log10 1/H प्लस आयन। ठीक है, अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों का ग्राम आयन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, या अन्य शब्दों में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगणक के बराबर होता है। यदि पीएच मान कम है 7 से, तब विलयन क्षारीय होगा। पीएच मान अधिक है, ये पीएच मान अधिक, ये बड़ा का चिन्ह है। यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा। यदि पीएच मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। यदि पीएच मान 7 के बराबर है तो विलयन उदासीन होगा। आगे आपको ग्राफ में दिखाया गया है, ग्राफ में समझाया गया है कि पीएच मान कैसे रहते हैं। जैसे 7 है बीचों बीच, ये उदासीन होगा। इसके इधर बढ़ते हैं तो हमारा ये OH ऋणायन वाला मान बढ़ता जाता है, यह क्षारकता बढ़ती जाती है। इधर बढ़ते हैं तो H आयन वाला मान बढ़ता है, इससे अम्लीयता इधर बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध जल, शुद्ध जल में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण उदासीन होता है। साहित्यिक सूचक के संपन्न कागज पीएच मान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। आजकल पीएच मीटर विद्युत युक्त पीएच का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग, ये विद्युत स्केल आता है एक ठो, उसे डालेंगे तो सीधा सीधा बता देगा। ये जठर रस का मान लगभग 1.2 पीएच मान का होता है। नींबू का 2.2 होता है, ये सब याद रखेंगे। मिल्क का मैग्नीशिया का 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्षारीय पदार्थ है लगभग 14 होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पहला क्या है कि पौधों या जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीव जगत में जीव न्यून पीएच मान क्षेत्र परास में ही जीवित रह पाते हैं। सामान्यतः इनका शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के मध्य ही कार्य करता है। वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम होने के कारण यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पूछता है आपका वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है अम्लीय वर्षा के, तो 5.6। जब अम्ल नदी के जल में मिल जाता है तो इसका पीएच मान कम हो जाता है, जिसके जलीय प्राणियों का अस्तित्व कठिन हो जाता है। अम्लीय वर्षा जब हो जाती है तो सबको नुकसान होता है। दूसरा हमारा है मिट्टी का पीएच मान। पौधों के प्रत्येक भाग के उत्तम वृद्धि के लिए उचित पीएच का परास होना आवश्यक है। उचित पीएच परास ज्ञात करने के लिए मिट्टी के नमूने की जांच करके पीएच मान ज्ञात किया जाता है। पौधों की प्रकृति के अनुसार पीएच मान का निर्धारण किया जाता है। मिट्टी का जांच किया जाता है, किसान लोग मिट्टी का जांच ले जाकर किसान कार्यालय में कराते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। हमारे शरीर में उदर में बहुत से अम्ल निकलते हैं जो कि भोजन को पचाने के लिए उपयोगी हैं। पाचन तंत्र का पीएच क्या होता है, हमारे उदर में स्थित
HCl भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में HCl का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए प्रति अम्ल एंटासिड लेना पड़ता है। यह HCl के अधिक मात्रा से अवक्रिया करके उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, अगला है हमारा पॉइंट, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दांत में जो सड़ने लगता है वो क्या होता है, पीएच परिवर्तन के कारण होता है। अम्लीय हो जाता है दांत में ज़्यादा तो उसको क्षरण होता है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फास्फेट का इनेमेल होता है, जिसका पीएच 5.5 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। उचित दंत मंजन क्षारीय प्रकृति के होने के कारण दंत मंजन का प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। जो भी मंजन आते हैं, क्या नमक है इसमें, नमक का प्रचार करते हैं, यही कारण है। क्षारिकता होती है जो कि हमारे मुंह की अम्लता को कम करता है, दांत सुरक्षित रहते हैं। अगला हमारा है पशुओं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। ठीक है, मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है, जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेरिक सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने पर आराम मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। जो मधुमक्खियाँ काटती हैं उसमें क्या होता है, अम्ल का रिसाव होता है उनके डंकों से। अगला पॉइंट है पौधे में पीएच। कई पौधों में हानिकारक अम्लों का स्राव होता है, जैसे नेटल एक शाकीय पौधा है। नेटल एक शाकीय पौधा है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं। जो शरीर के किसी भाग को छू जाता है तो डंक जैसा दर्द होता है, क्योंकि इनके बालों में क्या मेथोनाइक अम्ल का स्राव होता है। इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए ढाक के पौधे के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। ये सब हम लोग यहाँ नहीं पाया जाता है। अगला हमारा पॉइंट है लवण। किसी अम्ल या क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। अम्ल और क्षार एक साथ जब क्रिया करते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। आर्हेनियस के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयव आयनों में विभाजित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनात्मक व ऋणात्मक उपस्थिति होती है। धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूलक तथा ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है, क्योंकि लवण का धनायन क्षार से एवं ऋणायन का अम्ल से प्राप्त होता है। लवणों के जल अपघटन द्वारा प्राप्त विलयन की प्रकृति इसके द्वारा प्राप्त अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता पर निर्भर करता है। लवण सामान्यतः अवाष्पशील, गंधहीन तथा विद्युत संयोजक होते हैं। साधारण नमक क्या है हमारा, साधारण नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। HCl प्लस NaOH की अपक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहलाता है। HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। यह एक उदासीन लवण है। साधारण नमक द्वारा कई उपयोगी पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इसे खनिज नमक भी कहा जाता है। खाने पीने में यही उपयोग होता है। दूसरा हमारा क्या बनता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सूत्र लिखने के लिए देगा तो ये याद रखना है, NaOH। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। NaCl प्लस H2O इक्वल टू NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग हम कहाँ करते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं के से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा मार्जक, कागज निर्माण में, कृत्रिम फाइबर आदि के निर्माण में करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण हम कैसे प्राप्त करते हैं? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट अथवा क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरीनेटेड लाइम, सामान्य नाम इसका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। सूत्र है ये पूछता है बहुत, CaOCl अथवा CaOCl2, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ये प्रतियोगी परीक्षा में बहुत पूछता है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र या व्यंजक चूर्ण का सूत्र करके। निर्माण की विधि क्या होता है? औद्योगिक स्तर पर इसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा सूक्ष्म बूझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे CaOH का 2 + Cl2 करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? विरंजक चूर्ण CaOCl2 + H2O। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग सूती तथा लिनेन वस्त्रों तथा लकड़ी की लुगदी के विरंजक, पेयजल के शोधन, कीटाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यौगिकों के ऑक्सीकरण तथा चीनी को सफेद करने हेतु किया जाता है। नोट पॉइंट हमारा है विरंजक चूर्ण मिश्रण है, इसका अणु सूत्र या अणुभार नहीं होता। खाने का सोडा, अगला हमारा क्या बनता है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो बोलते हैं सिंपल भाषा में सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र है NaSCO3, अणुभार इसका 84। अणुभार निकालना बता देंगे, है अब चैप्टर होता तो बताते, अब 60 रिवीजन है इसलिए समय कम है। निर्माण विधि इसका क्या है? प्रयोगशाला में से सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट हुआ Na2CO3 + H2O + CO2 = NaHCO3। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बेकिंग पाउडर, इसे बेकिंग पाउडर जो कि बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण होता है, पाउडर झागयुक्त पेय पदार्थों, आमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधि, प्रति अम्ल एंटी एसिड के निर्माण में, चर्म रोग के निदान में, कच्चे दूध के फटने के समय बढ़ाने हेतु तथा आग बुझाने वाले यंत्रों आदि में प्रयोग किया जाता है। अगला हम क्या बनाते हैं? धावन सोडा, अम्ल और क्षार से मिला क्या बनाते हैं? धावन सोडा या धोवन सोडा बोलते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सामान्य नाम सोडा एस या क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट। अणुभार इसका 286 होता है। अणु सूत्र आपके सामने है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट सामान्य रूप से इसको बोलते हैं। डेकाहाइड्रेट मतलब डस्ट हो, इसमें जल के अणु हैं, ये डेकाहाइड्रेट। निर्माण विधि धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करके पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे Na2CO3 है हमारा सोडियम कार्बोनेट, इसको जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? Na2CO3 × 10H2O। उपयोग इसका क्या होता है? इसे कपड़े धोने में, सोडे के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच, कागज, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आँखों की दवाई में, जीवाणुनाशक तथा रोगाणुरोधकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो बहुत बार पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम है क्या? कैल्शियम सल्फेट। अणु सूत्र इसका CaSO4 ½ H2O, अणुभार 136। निर्माण विधि जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट
को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। CaSO4 H2O को गर्म करते हैं, CaSO4 हाफ H2O प्लस 2/3 H2O प्राप्त होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, जो कि हम प्लास्टर बोलते हैं, हाथ में बनता है, यही लगता है। इसका उपयोग सामान जैसे मूर्तियों और खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा, दीवारों को चिकना बनाने तथा उन स्थान पर अलंकृत कार्य करने में भी किया जाता है। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हमारा अंतिम पॉइंट है ये क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलिन जल क्या होता है? लवण की इकाई सूत्र में स्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट के इकाई सूत्र में 5 अणु जल के उपस्थित होते हैं, अर्थात CuSO4 × 5H2O, जिसे नीला थोथा था। इसी प्रकार Na2CO3 में 10 जल हैं, 10H2O होता है। उपरोक्त सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि अणु आर्द्र है अथवा नहीं। जिप्सम लवण में 2 अणु क्रिस्टलन जल पाया जाता है, CuSO4 × 2H2O। जल के निकाले जाने पर एनहाइड्राइड अणु कहलाता है। ठीक है, इस तरह हमारा ये दूसरा चैप्टर का थ्योरी पूर्ण हो गई है। अगली क्लास में इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।